नमस्कार दोस्तों, मैं दीपशिखा द्विवेदी अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज आपको हिंदी का शुरू से चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा हिंदी का पहला जो आता है हमारा चैप्टर, उसे हम वर्णमाला से आज हम स्टार्टिंग करेंगे। बीच में कुछ मॉक टेस्ट हमने लिया था और संधि को कंप्लीट करते हुए हम अब शुरू चैप्टर हिंदी का लेके आए हैं। फर्स्ट चैप्टर से आपका जो बच्चे अभी पहले से नहीं जुड़ पाए होंगे, अभी से जुड़ना अगर देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है। और पिछले क्लास में हमने जो टेस्ट लिया था उसमें कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया है, बाकी बहुत सारे बच्चों ने देखा तो, लेकिन उन्होंने अपना स्कोर हमें बताया नहीं, इसीलिए उनका तो नाम मैं नहीं ले पाऊँगी। लेकिन जिन बच्चों ने अपना कमेंट से हमें अपना नाम बताया है उनका मैं नाम लेते चलूँ। एक स्नेहा कुमारी हैं जिन्होंने 15 में 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और बिल्कुल सही किया है। 14 क्वेश्चन उनका सही हुआ है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। और एक है चुन्ना पाल, इन्होंने भी 15 में से 14 क्वेश्चन को सही किया है। इन दोनों की जो तैयारी है काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छी है। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और अपनी मार्क्स लाते रहिए, ठीक है। तो अब चलेंगे हम आगे अपना क्लास की ओर, इसे क्लास को बढ़ाएंगे, आगे लेकर चलेंगे, समय को नहीं गंवाते हुए, इसका उपयोग करते हुए हम आगे चलेंगे। आपके ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम हिंदी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है वर्णमाला, उससे रिलेटेड मैं आपको आज बताने वाली हूँ फैक्ट्स, और कुछ चीज़ों को लिखकर और कुछ चीज़ों को समझाकर और कुछ मैं आपको बोल के भी लिखते जाऊँगी। तो जिन बच्चों को इम्पोर्टेंट लग रहा होगा कि मैम ये इम्पोर्टेंट बोलते जा रही हैं, तो वो लिखी नहीं है इस कॉपी अपने इसमें पेज में PDF में, तो वो अपने आप अपने कॉपी में नोट्स करते जाएगा, क्योंकि मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो हमने लिखा। वो आपको जो नहीं आ रहा होगा, जो चीज़ आप नया सुन रहे होंगे, उसे आप भी लिखते जाइएगा। तो आपको पता होगा ये बच्चों कि हमारा हिंदी भाषा का विकास किस लिपि से, हमारा हिंदी किस लिपि में आता है, तो ये देवनागरी लिपि में आता है, ये तो सबको पता होगा। लेकिन देवनागरी कहाँ से आया, तो ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुआ है, ठीक है। हिंदी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और लिपि अब यहाँ तो ये सब लोगों को पता होगा, क्योंकि आप बहुत बचपन से जब से हिंदी पढ़ते आ रहे होंगे तब से आप सुनते आ रहे होंगे कि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो ये आपके मन में विचार कभी आया कि देवनागरी लिपि आखिर क्या होता है देवनागरी लिपि क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि लिपि क्या होता है। तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए हमें जिस चिन्ह व्यवस्था की आवश्यकता पड़े, ठीक है, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में लिखने के लिए हमें जिस चिन्ह व्यवस्था की आवश्यकता पड़े उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए हमें जिस भाषा की आवश्यकता पड़े उसे लिपि कहते हैं, जिस चिन्ह व्यवस्था की आवश्यकता पड़े उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। ये आपका तो परिभाषा हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने मन में किसी वस्तु को देखकर आपके मन में कुछ ख्याल आया या आपके मन में कुछ विचार आया, ठीक है, तो उसे व्यक्त करने के लिए, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए आपके पास दो हथियार होते हैं। आपके पास दो प्रकार हैं, दो तरह से आप अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। एक तो होता है लिखित माध्यम से आप कर सके, एक मौखिक होता है। तो आम तौर पर यदि कोई आपके पास रहे, आपके नज़दीक रहे और आप अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमने ही गए, पार्क में गए, रोड पर गए, कहीं भी गए, तो किसी चीज़ को देख के आपके मन में ख्याल आया, तो वहाँ तो आप मौखिक रूप में बोल देंगे, वहाँ आपको किसी प्रकार की कोई चिन्ह व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप मौखिक रूप में बोल पाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं अकेले जा रहे हों, आपके साथ बीच में कुछ ऐसा घटना हुआ और उस घटना को आप अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को या किसी को भी आप बताना चाहें, तो आप कैसे बताएंगे? लेकिन ये अभी के समय में तो ये फिर भी पॉसिबल है कि आप फ़ोन से बता सकते हैं। लेकिन जब ये हमारा भाषा का विकास हो रहा था तो उस समय हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे दूर के व्यक्ति को हम मौखिक रूप में ही बिना लिखित चिन्हों को विकसित किए, बिना लिखित चिन्हों का विकास किए हम बता सकते हैं। तो हमें किसी चीज़ का विकास कब होता है? जब हमें उस चीज़ की आवश्यकता हुई,
जब हमें उस चीज़ की आवश्यकता हुई, जब हमें आवश्यकता हुई, जब हमारा काम लिखित मौखिक भाषा से काम नहीं चलने लगा। पहले लोग चित्र बनाकर अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते थे, तो जब हमारा उससे काम नहीं चलने लगा तो हम मौखिक भाषा का हमने विकास किया। जब हमारा उससे भी काम नहीं चलने लगा, जब अपने से दूर व्यक्तियों को बताना हो तो आप कितना बोल के तो बता नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी। तो जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ विकास की उत्पत्ति होती है, जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ विकास की उत्पत्ति होती है। तो जब हमें आवश्यकता पड़ी लिखित भाषा की, तो हमने कुछ चिन्हों का, कुछ विद्वानों के द्वारा, जो हिंदी के विद्वान हुए उनके द्वारा, हिंदी के जो वैज्ञानिक हुए उनके द्वारा कुछ चिन्ह व्यवस्था का इजाद किया गया, कुछ चिन्ह व्यवस्था को जन्म दिया गया। उस चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हम अपनी भाषा को, जब हमें कोई बात बतानी हो, लिख के बतानी हो, तो कोई हमारे पास सिंबल होना चाहिए ना, कुछ चिन्ह होना चाहिए ना, जिसे चिन्ह भी ऐसा होना चाहिए कि जो हम भी उस चिन्ह को उसी नाम से जानते हो। आप भी क ऐसे ही लिखते हो और हम भी क ऐसे ही लिखेंगे, तभी ना जब आप कबूतर लिखेंगे तो हम समझेंगे कि ये कबूतर है। ठीक है, अगर कबूतर है, यदि आप क को इस तरह से, आप यदि क नहीं लिखते हो, हम इस तरह से क लिखते हो, तो फिर भी काम तो हमारा नहीं चलने पाएगा। इसके लिए हम स्टैंडर्ड कोई ऐसी लिपि, कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी चिन्हों की आवश्यकता पड़ी जिसे, जो सबके पास वो मतलब मानक हो, जो एक बड़े स्तर पर, एक वृहद स्तर पर उसी प्रकार से बोली जाती हो, उसी प्रकार से इंडिकेट की जाती है। उस चिन्ह को, अरे उस भाषा को, उस शब्द को इंडिकेट करने का हमारे पास वो एक ही चिन्ह हो, सभी लोगों के पास, सभी लोगों के पास एक ही चिन्ह हो। अर्थात क को लिखने का सब लोग ऐसे ही क लिखते हो, ऐसा नहीं कि कोई किसी दूसरे प्रकार से कोई क ऐसे बस लिख के छोड़ देता हो, या कोई क ऐसे करके लिखता हो। तो ये मानक हमारे पास रहना चाहिए। या फिर मानक कहने का मेरा क्या अर्थ है कि ये मतलब बृहद स्तर पर, एक ऊंचे स्तर पर, एक मतलब एक संपूर्ण जगत में उसी प्रकार से बोलनी जानी चाहिए। एक बहुत सारे मतलब जनसंख्या जो हमारे देश की है, या फिर बहुत सारे देशों में ना सही तो कुछ राज्यों में, बल्कि उसी प्रकार से लिखी जाती है, तब ना हम किसी को बता नहीं पाए कि हम क्या लिख रहे हैं। तो हमें आवश्यकता पड़ी लिखित चिन्हों की। जब हमें दूर, तो पहले हम लोग से जो दूर होते थे, उन्हें हमें कुछ व्यक्त करनी होती थी तो हम चिट्ठी लिखते थे, पत्र के माध्यम से अपने बातों को व्यक्त करते थे। तो वहाँ हमें लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ी, लिपि की आवश्यकता पड़ी, चिन्हों की आवश्यकता पड़ी। और जिन चिन्हों के माध्यम से हम सजा के अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे, उन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता, उस चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहा जाता। तो हमारा हिंदी का विकास, तो ये सब जान रहे होंगे कि संस्कृत से होता है। हम भी इस बात को मानते हैं, संस्कृत से होता है। लेकिन हिंदी से संस्कृत तक का सफ़र, संस्कृत से हिंदी तक का सफ़र, ये इतना आसान नहीं रहा, ना ही इतनी जल्दी हो गया। पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी, तो वैदिक संस्कृत हुई, फिर प्राकृत हुई, पाली हुई, बीच में बहुत सारे लैंग्वेजेस आए। ठीक है, बीच में बहुत सारे लैंग्वेजेज आए। उसके बाद आया ब्राह्मी, और ब्राह्मी से मेन उद्गम, इसका हिंदी का मेन विकास माना जाता है। ब्राह्मी से देवनागरी तक का सफ़र से हम हिंदी में इसे बदले। ठीक है, ब्राह्मी के बाद हिंदी का नंबर आता है, इसीलिए हिंदी का विकास जो है ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। उससे मिलता जुलता और कुछ थोड़ा थोड़ी भिन्नता भी है, लेकिन ज़्यादा मिलाप होना चाहिए, ज़्यादा इससे मिलती जुलती पाई गई, इसीलिए हिंदी भाषा का विकास ब्राह्मी लिपि को माना गया। अब हम देखेंगे, ये तो लिपि की बात हुई। अब हमारे पास जो चिन्ह हैं, वो चिन्ह कौन कौन से हैं, तो उन चिन्हों को 11 हमारे पास स्वर हैं और 39 हमारे पास व्यंजन है। ठीक है, 11 हमारे पास स्वर हैं और 39 हमारे पास व्यंजन है। तो इस पूरे स्वर और व्यंजन को मिलाकर, इस स्वर और व्यंजन को जब हम मिला देंगे, इन दोनों का जब हम मिलाप करेंगे, तो मिला के हमें क्या मिलता है, वर्णमाला का हमारा विकास होता है। इस वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, जहाँ स्वर और व्यंजन दोनों आए, उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का परिभाषा क्या हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है, जिनके हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। ये देखिए आपको यहाँ दिख पा रहा होगा। इन दोनों को
इन दोनों जिस समूह में आते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। व्यंजनों की संख्या 39 अर्थात 39 है और स्वरों की संख्या 13 है, जिसमें अ, आ, ई, उ, ई, री, ए, ओ, अंग। अब यहाँ आप देखेंगे आपको अंग और अ ये दो नहीं मिलेंगे, अंग और अ आपको नहीं मिलेंगे, तो इन्हें अयोगवाह वर्ण में रखा गया है। इन्हें स्वरों के कुछ विद्वानों के बीच में मतभेद रहा है। इन्हें कुछ लोगों ने इन्हें स्वरों का अंग माना और कुछ विद्वानों ने इन्हें स्वरों का अंग नहीं माना, इसीलिए इसे अयोगवाह में हम गिनती करते हैं। इन्हें अयोग माना जाता है। इन्हें मतलब पूरी तरीके से प्योर स्वर इन्हें नहीं माना जाता है। तो ये हमारी हो गई वर्णमाला। वर्णमाला कैसे बनता है, तो स्वर और व्यंजन को मिला देते हैं, तो उसके साथ मतलब पूरे ये दोनों को मिश्रित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का परिभाषा क्या था, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं जिनकी संख्या 52 है। तो अब आप देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखेंगे स्वरों के 2 प्रकार होते हैं और व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वरों के 2 प्रकार होते हैं और व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं। स्वरों की संख्या फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, एकदम लिखते जाइएगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा ये भी आपको बताते जा रही हूँ और ये कैसे हुआ ये भी बताते जा रही हूँ। जितना मुझसे हो सके आसान से आसान शब्दों में और जितना अधिक से अधिक हो सके मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब देखिएगा स्वरों की संख्या, स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो ये किस बिहाफ पे बांटा गया, इसका आधार क्या है, तो जिन स्वरों को बोलने में हमें कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर, और जिन स्वरों को बोलने में हमें अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर। अर्थात आप बोल के देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल की चीज़ है, ये रटने की चीज़ नहीं है, इसे आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आप ध्यान से सुनते जाएं मेरी बातों को और लिखने का काम बाद में करें। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से हमारा जुड़ना चाहते हैं उन्हें लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्हें ये PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप देखेंगे हर्ष स्वर अ को बोल के देखिए और आ को बोल के देखिए। तो आ को बोलने में आपको अधिक समय लगेगा और अ को बोलने में आपको कम समय लगेगा, इसीलिए अ को हर्ष अर्थात छोटी और दीर्घ अर्थात बड़ा। तो आ को बड़े में रखा गया, दीर्घ स्वर में रखा गया, अ को हर्ष स्वर में रखा गया। उसी प्रकार से ई, यदि आप बस ई बोलते हैं तो ई हर्ष स्वर से कम समय लगेगा। आप बोलेंगे ईख, ठीक है, ईख, तो ईख ऐसे दुगना समय हमें लगेगा ईख बोलने में और ई बोलने में। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकल घर में करके देखिए, बैठ के बोल के देखिए, आपको पता चलेगा। तो हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। हर्ष स्वरों की संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा ना, और नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा और मैं जूम करूँगी स्क्रीन को। ये देखिए हर्ष स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्यंजनों को हम 5 भागों में बांटते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, किस बिहाफ पे बांटा गया ये भी बता दिया। अब हम व्यंजन की तरफ चलेंगे। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, ये देखिए व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन के 5 प्रकार आपको दिख रहे होंगे। व्यंजन की कुल संख्या है 39। तो इसमें देखेंगे यहाँ से स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं, क वर्ग से प वर्ग तक, और बीच में और उसमें आपको दिख रहा होगा ढ और ढ को भी मिला दिया जाए तो क वर्ग से प वर्ग तक और ड और ढ को मिला के टोटल हो जाएंगे 27, क्योंकि एक में 25 होते हैं ना, तो यहाँ से लेके क से लेके प तक यानी कि कुल 25 और 2 और को ऐड कर देंगे तो हो गया 27। इन 2 को मिलाकर हो गया कुल स्पर्श व्यंजन कितने हुए, तो कुल 27। अंतस्थ अर्थात अंतस्थ भी कह सकते हैं और अंतस्थ भी कह सकते हैं, इन दोनों को जोड़कर। अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। यरलव जो 4 है ना, इन्हें अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, उष्म व्यंजन अर्थात जिन्हें ये स्पर्श मतलब समझे ना, स्पर्श का कहने का अर्थ है कि जब आप ये सब इन व्यंजनों का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको ऐसे बोलने में लगेगा कि हमारा जिह्वा जो है वो मतलब आसपास के जो अंग है, हमारे जीभ के आसपास के जो
शरीर के हमारे जीभ के आसपास के मुख के जो अंग है उनसे सटते हुए, उनसे स्पर्श करते हुए आपके मुख से आवाज़ निकलेगी, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ यानी कि य र ल, ठीक है, य र ल, ये हमारे मतलब अंदर से, अंत से हमारे जिह्वा में जब हम आपको आगे इसमें पढ़ाएंगे ना, आगे इस क्लास को जब हम लेकर जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि जिह्वा के 3 पार्ट होते हैं, पश्च, मध्य और अग्र, ठीक है। तो अंत से जो आवाज़ निकले, अंत से जो आवाज़ निकली उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा गया, जो यरलव होते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन्हें बोलने में आपके मुख से अधिक ऊष्मा निकलती हो, जिन्हें बोलने में आपके मुख से अधिक ऊष्मा निकलती हो, अर्थात जैसे तालव्य श ऐसे बोलने में आपके मुख से स, इस प्रकार से तो मुख से ऊष्मा निकलती है बाहर। इसे आप बोल के सब बच्चे देखेंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। यदि आपको ऐसा लगे कि हमें ज़्यादा याद करना पड़ रहा होगा तो आप इसे याद ना करें, बिल्कुल भी रटे ना, इसे आप प्रैक्टिकल करके देखते जाएं, आपको एकदम समझ में आएगा, ठीक है। तो ये श, स एंड श, तालव्य श और श और दंती स, ठीक है। मूर्धन्य श, ये मूर्धा से, इसको क्यों ऐसा बोला था, तालव्य श यानी कि तालु से जिसका उच्चारण हो, मूर्धा से जिसका उच्चारण हो मूर्धन स, और दंत से जिसका उच्चारण हो उन्हें दंत स, और ह ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन का मतलब आपको पता है, जो कहीं बाहर से आए हैं, ये हमारे हिंदी भाषा के नहीं हैं, ये कहीं बाहर से आए हैं, उन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। आगत व्यंजन किन्हें कहा जाता है, जो बाहर से आए हों, हमारे हिंदी में जो न हो, अर्थात ये जो ज फ है ना, ये जो ज फ है, ये उर्दू से आए हैं, इसलिए इन्हें आगत व्यंजन में रखा जाता है, और इन्हें ऊष्मा और संघर्षी भी कहते हैं, ठीक है। ये आगत तो है ही है, इसके साथ ये ऊष्मा और संघर्षी भी, इन्हें बोलने में हमें संघर्ष, हमारे जीवा को संघर्ष करना पड़ता है, और ऊष्मा भी निकलते हैं। फ जैसे श को बोलने में मुख से ऊष्मा निकली, उसी प्रकार से ज और फ को भी बोलने में आपके मुख से ऊष्मा निकलेगी। इस प्रकार के शब्द आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। ये उर्दू की है, लेकिन इसे हिंदी में कभी कभार बहुत बिरले रूप में इसका हम कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करते हैं, इसलिए इन्हें आगत रखा गया। ये कहीं से आए हुए हैं, ये हिंदी के मूल शब्द नहीं है। ये ऊष्मा और संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। ये कॉपी में अपने लिखते जाइएगा प्लीज़। मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ जितनी चीज़ों को यहाँ लिख पाई हूँ, और जिन चीज़ों को नहीं लिख पाई हूँ, जिन्हें देखकर मुझे कुछ और याद आ रहा है, उसे मैं ऑरली बोलते जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लिखते जाएंगे, ठीक है, ताकि आप भूलें ना, आप लोगों को याद होते रहे। कॉपी में जब आप रिवाइज करें तो आपको सब कुछ लिखा हुआ वहाँ मिल जाए। अब आता है संयुक्त व्यंजनों की बारी। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है, तो आप जैसे नाम से कुछ चीज़ों को पता लगाया करिए कि संयुक्त मतलब क्या होता है, यानी कि युक्त, संयुक्त मतलब जिन लोगों का 2 वर्णों का युक्त करके, जिनका मेल करके संयोग करके बनाया गया, उन्हें संयुक्त कहते हैं। तो देखेंगे छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो आपको मैं बताते चलूँ कि छ का मेल, ये जो छ है और ये त्र है, ज्ञ है, स्र है, तो इनका मेल जो है, ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इनका मेल कैसे हुआ है, किन व्यंजनों के साथ हुआ है, ये आप कॉपी में राइट डाउन करेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 मिनट आप रुकेंगे, समय दीजिए। ये देखिए संयुक्त व्यंजन, ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो यहाँ आप देखेंगे कि छ जो है, ये छ, इसका मेल क धन दंत श, दंत स नहीं, मूर्धन्य श, ठीक है, मूर्धन्य स से हुआ है। और ये जो त्र है, ये त्र है, त्र का मेल ये त और र के मिलने से हुआ है। तो जहाँ 2 वर्ण मिल रहे हैं ना, इसलिए इन्हें संयुक्त में रखा गया है। 2 को मिला के, ज और अ को मिला, ज और अ नहीं, ज और इया को मिला के ज्ञ बना है। और श्रवण वाला स्र है, ये श्रवण वाला स्र है। तो इसमें तालव्य श और र को मिलाकर इन्हें बनाया गया है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है और संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है।
ठीक है। अब आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 41 है। ठीक है, मानक स्वरों की संख्या, इन्हें बस स्वरों की संख्या नहीं, ये मानक स्वर। और ये भी देखिए आपके को एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मानक स्वरों की संख्या कितनी है या केवल स्वरों की संख्या कितनी है और कुल स्वरों की संख्या कितनी है। इन तीनों में आपको डिफरेंट करने में बता रही हूँ। जहाँ कुल स्वर लिखे ना, बस जहाँ कुल लिखा जाए वहीं आप 13 में टिक लगाएंगे, वरना जहाँ बस ऐसा लिखा रहे हो ना कि स्वरों की संख्या कितनी है तभी भी आप 11 में लगाएंगे, मानक स्वरों की संख्या कितनी है तभी आप 11 में लगाएंगे, लेकिन जहाँ कुल शब्द का उपयोग किया गया हो वहाँ आप 13 में लगाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए आगे, इसको इरेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये टेबल भी मैंने आपको समझा दिया। अब इसके आगे वर्णमाला भी मैंने समझा दिया है, स्वर भी समझा दिया। ये देखिए यहाँ कुछ चीज़ें छूट गई हैं। ये 13 कब होगा? जब इसमें अंग और अह जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। ये आपकी स्क्रीन पर मैंने ये अभी तो आपको समझाया संयुक्त व्यंजन कहाँ क्या होता है, जहाँ दो वर्णों का संयोग होता है, संयुक्त होता है। ठीक है, अंतस्थ ये भी मैंने आपको समझा दिया। अर्धस्वर, अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर का अर्थ है आधा जिसमें स्वर हो। ठीक है, आधा जिसमें स्वर हो। तो ये देखेंगे य को जब आप बोलेंगे तो इसमें अ का उच्चारण भी अपने आप, वैसे तो सारे व्यंजनों में होता है, लेकिन य और व को अर्ध स्वर कहा गया है। एकदम ये पॉइंट नोट करके चलिएगा, ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट है, इसमें छोड़ने वाला कुछ नहीं है। जहाँ तक कि मैं शॉर्ट में ही लिखी हूँ और कुछ चीज़ें मैं बोलते चल रही हूँ तो आप उसे भी नोट करते जाएंगे। पार्श्विक व्यंजन, ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से पार्श्विक व्यंजन हैं, आप ल में टिक लगाएंगे। मात्र एक व्यंजन जिन्हें पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में रखा गया। उष्म संघर्षी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि दंत स, तालव्य स और मूर्धन्य स और ह, ये 4 प्रकार के उष्म संघर्षी होते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ, ये उत्क्षिप्त व्यंजन माने जाते हैं। तो इन्हें भी आप लिखते जाएंगे। तो ये लिखने की चीज़ें, इसमें कोई खासा कोई समझाने की बात है नहीं। और ये मैंने आपको लिख दी, आपकी स्क्रीन पे एकदम साफ साफ दिख रहा है। आप अपने कॉपी में प्लीज़ नोट करते जाएंगे। तो हम आगे चलेंगे। आगे हमारा क्या आता है, तो अब देखेंगे हम स्वर की परिभाषा। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्वर की परिभाषा। वह वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो बच्चे हमारे पहले का संधि का चैप्टर जो हमसे पढ़े होंगे, उन्हें मैं बहुत बार ये चीज़ बताई हूँ कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। तो स्वरों को बोलने में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेने पड़ती है, इनका उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है, मानक स्वरों की संख्या 11 है, परंतु वर्णमाला में 13 है। चाहे वो कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप 13 लगाएंगे, मानक स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 लगाएंगे, केवल स्वरों की संख्या पूछी जाए तभी भी आप 11 लगाएंगे। स्वर का परिभाषा क्या होता है? जिनके उच्चारण करने में हमें किसी अन्य के वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर क्या होते हैं ये आप देख लेंगे। ये देखिए, उच्चारण स्थान के साथ हमने स्वरों को लिखा है। अ और आ का उच्चारण कंठ से होता है, ये आप बोल के देखिए। ठीक है, इस वीडियो को ये पॉज करेंगे, आप देखेंगे, जब इसे पॉज करेंगे, इसे रोकेंगे और आप बोल कर देखेंगे किसका उच्चारण कैसे हो रहा है। जब आप अ बोलेंगे ना तो आपके अंदर से, अर्थात आपके कंठ से ध्वनि का उच्चारण होगा। जब ई बोलेंगे ना तो आपकी जीवा जो है वो तालू से जाके लगेगी, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालू माना गया। ऊ बोलेंगे तो आपका जो होंठ है इससे ये प्रभावित होगा, इसमें चेंजिंग आएगा, इसमें बदलाव आएगा, इसलिए ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ माना गया और री का उच्चारण स्थान मूर्धा माना गया, क्योंकि इसका मूर्धा से उच्चारण होता है। अब ए और ओ ये सब संयुक्त स्वर में आ जाता है। ये ए जो है ना, इसमें अ और आ या अ और ई का देखिए, इन दोनों का ऐसे मेल होके बना है। जब बड़ा वाला बड़े वाले के साथ मिलेगा तो ये बनेगा, अब छोटा वाला छोटी ई के साथ मिलेगा
तो ये बनेगा। ये देखिए कंठ तालु कहा जाता है क्योंकि अ जो है इसका कंठ से माना गया, ई का ई से तालु से माना गया। इन दोनों का अर्थात मेल, ये भी आप समझ सकते हैं, इन दोनों का मेल जब होगा तब ए और ए का उत्पत्ति होगा। ठीक है, और जब इन दोनों का मेल होगा, सॉरी इन दोनों का नहीं, एक मिनट, जब देखिए इन दोनों का जब मेल होगा तो ये आपको रिजल्ट ये मिलेगा। ठीक है, और जब कंठ अर्थात अ आ और ऊ का मेल होगा, अ आ, अरे यहाँ तो लिखा ही हुआ है, में लिखने की आवश्यकता क्या है, अ आ धन ऊ या ऊ इक्वल टू आपको ये परिणाम मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, इसे कोई समझाने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। अब देखेंगे अंग और इन्हें अयोगवाह, इन्हें अयोगवाह में रखा गया। अंग को इन्हें अयोग स्वर ठहराया गया है कुछ विद्वानों के मतों के अनुसार। ठीक है, अब देखिए दंतोष्ठ व्यंजन व को कहा जाता है और स्वर तंत्रीय व्यंजन, ये दोनों भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते जाइएगा। अब आगे देखते हैं। अब आपके सामने ये जो टेबल आपको दिख रहा होगा ना, इसको मैं समझाने का आपको कोशिश कर रही हूँ, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आए, और टाइम देखिए 26 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझाते जा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। देखेंगे कंठ, कंठ से उच्चारण स्थान, यहाँ वर्णों के नाम लिखे गए हैं, यहाँ उच्चारण स्थान लिखे गया है, यहाँ घोष है, अघोष है, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष इत्यादि। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये शॉर्ट में थोड़ा बताते जा रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में अल्प प्राण और महाप्राण और डिटेल से आपको बताऊँगी ताकि आपका गलती ना हो। तो जो क ख ग घ है ना, अघोष व्यंजन क्या होते हैं, तो ये सघोष है ना, इस सघोष के स्थान पर आपको बस घोष भी लिखा हुआ मिल सकता है, इस सघोष के स्थान पर आपको घोष भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आप घबराएंगे नहीं, आप टेंशन नहीं लेंगे, इस सघोष को घोष भी कहते हैं। ठीक है, इस सघोष को घोष भी कहते हैं। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण और अघोष और सघोष, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। ये देखिए जो अघोष और सघोष है ना, तो जो हमारे वर्ग के क वर्ग के, ख च वर्ग के, ट वर्ग के, प वर्ग के, त वर्ग के, ये पांचों के जो हैं प्रथम और द्वितीय, क और ख, प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होंगे वो अघोष में आएंगे। देखिए अघोष में ये प्रथम है और ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ भी देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, यहाँ भी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो आप इतने को देखेंगे, और इस स को भी ऐड कर ही लीजिए, इस यहाँ इस स को अभी छोड़िए। पहले ये लिखिए, अपने आप कॉपी में लिखेंगे अघोष, और उसके नीचे लिखेंगे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के प्रथम और द्वितीय वर्णों को अघोष वर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार का आप टेबल नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं कह रही हूँ वैसे लिखेंगे, आप ऊपर डालेंगे, इस तरह से लिखेंगे अघोष, और उसके नीचे लिखेंगे कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के प्रथम और द्वितीय वर्णों को अघोष कहा जाता है। उसके बाद आप सघोष डालेंगे हेडिंग, और उसके नीचे लिखेंगे कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को सघोष ऑब्लिक अघोष वर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ। देखिए क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के प्रथम और द्वितीय वर्ण को सघोष वर्ण में, अघोष वर्ण में रखा जाता है। क वर्ग से लेके प वर्ग तक के प्रथम और द्वितीय को अघोष वर्ण में रखा जाता है, और क वर्ग से लेके प वर्ग तक के थर्ड से लेके फिफ्थ तक के वर्णों को सघोष ऑब्लिक घोष वर्ण में रखा जाता है।
इनका उच्चारण स्थान मैंने आपको नहीं बताया हो तो सुन लीजिए। जो क ख ग घ हैं इन अंग तक इनका उच्चारण स्थान कंठ को माना जाता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, च का उच्चारण स्थान तालु को माना जाता है। तालु कौन होता है? जो हमारे मुख का ऊपर का जो भाग होता है, मुख के ऊपर का जो भाग, जब जीभ जो है मुख के ऊपर के छत से, ऊपर के भाग से जब टच करे ना, वो तालु कहा जाता है। और अब च बोलेंगे ना तो आपका जीभ है जो ऊपर तालु में सटेगा, तालु में टच करेगा, तो उसे हम च छ ज झ इया को तालु उच्चारण स्थान हमारा तालव्य तालु माना जाएगा। ठीक है, मूर्धन्य देखेंगे। ट से टमाटर जो होता है, ट के बाद म आएगा ना, तो ट के बाद म आएगा, तो इससे आप ये अपने दिमाग में सेट करिए कि ट के बाद म आ रहा है, अर्थात ट वर्ग का उच्चारण स्थान म अर्थात मूर्धा होगा। ट का उच्चारण स्थान ट के बाद आता है टमाटर, टमाटर का ट के बाद म आता है, तो म से मूर्धा होता है, इसलिए ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। मूर्धा क्या होता है? मुख के भीतर का छत। ठीक है, मुख के भीतर का छत और उसका अगला भाग, दांत के जस्ट बगल, दांत के जस्ट सटे हुए भाग को मूर्धा कहते हैं। जो दांत हमारे हैं ना, मसूड़े जो होते हैं, उसके जस्ट सटे हुए भाग को मूर्धा कहते हैं, उससे पीछे वाले भाग को तालु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दंत, ऊपरी दंतों के निकट अर्थात ऊपर जो दांत के हमारे मसूड़े होते हैं ना, उनसे जो सटता है उन्हें दंत कहते हैं। अर्थात तथा दह जब आप बोलेंगे तो आपका जीभ जो है ऊपर वाले जो दांत हैं उनके मसूड़ों से टच करता है, इसलिए उसे दंत कहा जाता है। अर्थात तथा दधा का उच्चारण स्थान दंत माना जाता है। और प फ बाबा का तो एकदम आसान है, जैसे प आप बोलेंगे तो आपके दोनों होंठ जो हैं वो सटेंगे, ओष्ठ से माना जाता है, इसलिए दोनों ओष्ठ हमारे सटते हैं, दोनों होंठ हमारे सटते हैं, इसीलिए प वर्ग का उच्चारण स्थान होंठ को माना जाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बार हम फिर बोलते जाएंगे, जैसे क ख ग घ आप बोल के देखिए तो आपका जीभ जो है, आपकी जिह्वा जो है आपके मुख में कहीं भी सटेगी नहीं। क बोलिए आप, क बोलिए, आपका जीभ का कोई भी भाग कहीं भी मुख से सटेगा नहीं, अर्थात क ख ग घ का उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। क और ख जो है ये हमारे अघोष स्वर, अघोष हैं, ये अघोष वर्ण हैं। ठीक है, किसी भी क से लेके प तक के वर्ण का पहला और दूसरा जो है अघोष माना जाता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष या घोष व्यंजन माने जाते हैं। अब दूसरा देखेंगे च का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। जो मुख के भीतर का तो जो च आप बोलेंगे ना तो आपका जीभ जो है मुख के ऊपर जो छत होता है ना उसके पीछे वाले भाग को टच करेगा, उसके पीछे वाले भाग को टच करेगा, इसलिए जो च है इसे तालु उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान तालु को कहा गया है। अब आगे देखेंगे ट का उच्चारण स्थान मूर्धा को कहा जाता है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? एक बहुत ही आसान, हंसीएगा कोई मत। ट से जैसे टमाटर, ठीक है, ट से टमाटर, तो ट के बाद म आया, म से मूर्धा, यानी कि ट का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ठीक है, जब आप ट बोलेंगे ना तो आपका जो होंठ है, आपका जो जीभ है, जब आप त बोलेंगे तो आपका जो जीभ है दांत के जो निकटतम, दांत के जो निकटतम जो मसूड़े होते हैं उनसे दांत लगा, तो मसूड़ों के जस्ट बाद का जो क्षेत्र होता है, मसूड़ों के जस्ट बाद का जो भाग होता है उसे ऊपरी, मुख का ऊपरी छत कहते हैं। और ऊपरी छत में वो पहला भाग मतलब अग्र भाग होता है, तो उसको जब टच करेगा तब वो त का उच्चारण स्थान होगा। ठीक है, अब देखेंगे प, दोनों जब होंठ, जब आप प बोल के देखिए तो आपके दोनों ओष्ठ आपस में सटेंगे, इसलिए प का उच्चारण स्थान ओष्ठ को माना जाता है। प और फ अर्थात प वर्ग का प्रथम और द्वितीय जो है अघोष वर्ण माने जाते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा ब भ म सघोष या घोष वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको आज का क्लास कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट
आप ज़रूर से ज़रूर करें। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आपका कोई सुझाव हो जिससे हम यूज़ कर सकें, आप कुछ ऐसा कोई मेरी ऐसी बात जो आपको मेरी लैंग्वेज या मेरी भाषा या मेरे से रिलेटेड या मेरे कंटेंट से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेशन बिल्कुल खुला है। आप बच्चों प्लीज़ हमें बता सकते हैं कि मैम आपने हमें ऐसे नहीं बताया, या यहाँ आप समझ में नहीं आया, या समझ में आया तो थोड़ी तारीफ़ भी कर देना बच्चों, क्योंकि हम भी बहुत ही मेहनत से आपके वीडियो बनाने के लिए ना हम बहुत सारे बुकों का टाइम निकाल के अपना, ठीक है, पढ़ते हैं, उन बुक से नोट्स तैयार करते हैं, उसके बाद आपको कितने अच्छे तरीके से आपके पास प्रेजेंट कर सकें वो बना के अपना सारा कुछ अच्छे से 2-3 घंटे का मेहनत करके तब जाके आपका 30 से 40 मिनट का हम क्लास ले पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आप क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। इतने आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल को जो बच्चे नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे प्लीज़ लाइक शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपना व्यू लिखना मत भूलना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।